दोपहर तक मैं बटाला पहुंच गया, जहां से एक बस मुझे सरहदी इलाके कलानूर ले आई। कलानूर सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है। यहां से एक नज़दीकी गांव तक जाना था, जहां एक मकामी दोस्त मेरा मुंतज़िर था। जिस बस के ज़रिए मैं यहां पहुंचा था, उसमें करीबन तमाम वही लोग सवार थे जिनका ताल्लुक मकामी देहातों से था, और ये सब एक दूसरे को जानते थे। सरहद के दोनों अतराफ फौजें मोर्चा बंद थीं और आए रोज़ किसी न किसी सरहदी झड़प की इत्तला मिलती रहती थी। मुमकिन जंग के खतरे के पेश नज़र देहाती आबादियाँ खाली हो रही थीं, क्योंकि लोगों ने 65 की जंग को नहीं भुलाया था और लड़ाई लगने से पहले ही वो देहातों को खाली करके शहरों में महफूज पनाहगाहों का रुख कर रहे थे। देहातों में सिर्फ वही लोग रह गए थे जिनका यहाँ क़याम करना नागज़ीर था, क्योंकि खेती बाड़ी पर ही उनकी ज़िंदगी का दारोमदार था। बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को उन्होंने शहरों में भेज दिया और सिर्फ चीदा नौजवान ही, जिनमें से ज़्यादा का ताल्लुक होम गार्ड से था, यहाँ रह गए। होम गार्ड एक नीम फौजी किस्म की तंजीम थी, जिसे भारतीय हुकूमत ने पंजाब के सरहदी अजला की हिफाजत के लिए मुनज़िम किया था। ये फ़ौज के तरबियत याफ्ता रज़ाकार थे, जिनको ज़रूरी असला फराहम करके अपने अपने गाँव की निगरानी पर मामूर कर दिया गया था। अपनी दास्त में भारतीय हुकूमत ने किसी पहलू से गैर मुल्की मदाखलत की गुंजाइश यहाँ नहीं छोड़ी थी। सरहदी इलाकों में सबसे पहले BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस मुतय्यन थे, उसके बाद होम गार्ड्स और सबसे बढ़कर पुलिस, जिसकी नफरी सरहदी थाना जात में दोगुना कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर फौज मोर्चा बंद थी और हज़ारों की तादाद में सिविलियन और आर्मी के इंटेलिजेंसों के सुधाए हुए मुलाजमीन उसके अलावा थे। इन तमाम इंतजामात के अलावा एक बहुत बड़ा ख़तरा यहाँ के मकामी मुखबर थे। हर गांव सरपंच के लिए ज़रूरी था कि वो अपने मखसूस करदा अफीसर को रोज़ाना गांव के इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात और वहाँ आमदोरफ्त रखने वाले अजनबियों से आगाही बाहम पहुँचाए। देहातियों के बेस में करीबन तमाम सरहदी देहातों में CID के आदमी क़याम पजीर थे, जो इन देहातों में आने वाले हर अजनबी पर कड़ी नज़र और पल पल की खबर रखते थे। किसी भी ऐसे शख्स पर जो माजी में भी कभी स्मगलिंग में मुलविस रहा था, खुफिया पुलिस अजाब की तरह मुसल्लत थी। आए रोज़ उन्हें वतन दुश्मन सरगर्मियों के इल्ज़ाम में पकड़कर अकूबत खानों में ले जाते और उन पर ऐसे ऐसे मजालिम तोड़े जाते कि खुदा की पनाह। बड़े बड़े स्मगलरों को हुकूमत ने मजबूर कर दिया था कि वो अपने सरहद पार के साथियों को धोखे से बुलवाएं और गिरफ्तार करवा दें। इन हालात में जब दोस्तियां भी मशकूक हो गई थीं, मैंने उस तरफ का रुख किया था। बस से उतरने वाले करीबन तमाम मुसाफिर मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ इस्तफसाराना नज़रों से देख रहे थे। मैं उन्हीं के रंग में रंगा था और काफ़ी गौर के बाद भी कोई ये अंदाज़ा न लगा पाया कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। लेकिन अब मामला दूसरा आन पड़ा था। कहाँ जाओगे? बस से अभी चंद कदम ही चल पाया था कि मेरे करीब से गुजरते एक सिख, जिसने अपनी शख्सियत छुपाने की नाकाम कोशिश की थी, ने मुझसे दरियाफ्त किया। सरां वाली, मैंने मुख्तसर से जवाब दिया। किसके पास? सरून सिहा अपना रिश्तेदार है, मैंने सिखों वाले मखसूस लहजे में कहा। कहाँ से आए हो? बटाले से। बटाले में कौन सी जगह? हाथी दरवाज़ा। अच्छा, मैजेस्टिक सिनेमा के पास, उसने दाव मारा। महाराज जी, पूरे बटाले में मैजेस्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। आप अमृतसर की बात तो नहीं कर रहे? मैंने उसके पहले ही हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो झींप सा गया और खसियानी हंसने लगा। यार, बुरा ना मनाना, दरअसल मेरे रिश्तेदार भी वहाँ रहते थे। मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा। उसने ये बिल्कुल फजूल सा बहाना किया था, क्योंकि कलानूर का कोई भी रिहायशी ऐसा नहीं था जिसे रोज़ाना बटाले या गुरदासपुर न जाना पड़े। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक बला तो टली। सरां वाली, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नक्शा मेरे जहन में महफूज था, क्योंकि यहाँ किसी से पूछने का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था। मैं अंदाजे के मुताबिक सरां वाली की तरफ गामजन था, जो यहाँ से बमुश्किल 1.5 फरलांग के फासले पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस दौरान में भी 2 मजीद अफराद मुझसे पूछ-गुछ कर चुके थे। गांव के बाहर करीबन चारों अतराफ में मुसल्लह अफवाज मोर्चा बंद थीं और सरसब्ज लहलहाते खेतों में उन्होंने बारूदी सुरंगें दबाकर उनके हुस्न को गहना दिया था।
जैसे तैसे करके मैं सरून सिंह के घर तक पहुंच गया। मुझे देखते ही उसकी बाछें खिल गईं। जी आयानू कहकर वो मुझसे लपट गया। मेरे तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि वो मुझसे कोई चाल चलने वाला है, क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो काबिल एतमाद दोस्त था, लेकिन मेरे अंदाजे गलत साबित हुए। मरहूम सिंह भी भारतीय इंटेलिजेंस के हाथों बिक चुका था और अब डबल एजेंट का रोल अदा कर रहा था। महाराज जी, हालात बड़े खतरनाक हैं, एहतियात करनी होगी, उसने मुझसे अलग होते हुए बड़े राजदाराना अंदाज में कहा। क्या मतलब? मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। चारों तरफ सिक्योरिटी फैली हुई है, लेकिन मेरा नाम भी सरून सिंह है। उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अगर सुई के नाके में से न गुजर जाऊं तो सिख का बच्चा नहीं। सरून सिंह, हमारे लिए ऐसे हालात कोई नई बात नहीं, अपने पेशे में तो यही सब कुछ होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप बैठिए महाराज। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही मेरे लिए चाय पका कर ले आया। चाय पीते उसने कहा, मैं ज़रा बाहर जाकर हालात का जायज़ा ले आऊं। और हाँ, उसने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, आज शायद जर्नैल सिंह के साथी पार जा रहे हैं, कुछ माल आया हुआ है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उनके साथ आपको भी भेज दूं, क्योंकि मैं आजकल पुलिस की नज़रों में हूं और वो लोग मेरी निगरानी करते रहते हैं। कहीं मेरे गायब होने पर उन्हें शक हो गया तो क़यामत आ जाएगी। कहकर उसने जवाब तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी बात ने मुझे कुछ उलझन का शिकार कर दिया था, लेकिन उसकी नीयत पर मुझे अब भी शक न हुआ। मैंने यही जाना कि वो ये सब कुछ हिफाजती इक़दामात के तहत कर रहा है। फिर मुझे तो अपने काम से मतलब था, चाहे वो कैसे ही अंजाम पाता। ये इलाका दरअसल मेरे मुंतखबा मकाम के नज़दीक तरीन था। दूसरी किसी भी जगह से सरहद अबूर करने में खामखा 2-3 दिन लग जाते और इतना वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था। फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जिन मराहिल से गुजरना पड़ा था, उसके बाद अब यहाँ से वापस जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। गर्ज न जाए मानदन न पाए रफ्तन वाली बात। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी तो नहीं कि मैं सोचता रहूं। मैंने उसके कंधे पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए कहा। चंगा, मैं अभी आया, कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने उठकर बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी लगा ली और दरवाजे से मुल्हक मैं एक चारपाई पर पांव लटकाए बैठ रहा। उस वक्त सिवाय एक नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल के मेरे पास और कुछ नहीं था। उसकी हैसियत भी ना होने के बराबर थी, लेकिन माज इसलिए कि कभी कभी मामूली चीज़ें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मैं अक्सर ऐसे मौके पर पिस्तौल अपने साथ रखता था। करीबन आध घंटे बाद दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी। मैंने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। सरून सिंह आगे आगे था और उसके पीछे 4 अफराद थे। वो अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरा था और मुझे खतरे का एहसास उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका। आने वाले गो के सिविलियन लिबास में पहने हुए थे, लेकिन उनकी मखसूस वज़ाकता ने मुझे उनकी असलियत का एहसास दिला दिया। सरून सिंह जर्नैल सिंह वगैरह के भेस में मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों को ले आया था। 9 वार्दों ने मामले की संगीनी का अंदाज़ा पहले से कर लिया था, इसलिए वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए थे। मैंने उछलकर सबसे आगे आने वाले सरून सिंह के पेट में जोरदार लात मारी, लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरअक्स वो बजाय उन लोगों पर गिरने के सामने दीवार से जा टकराया और 9 वार्दों ने फुर्ती से पीछे हटते हुए पिस्तौल निकाल लिए। हैंड्स अप। 3 पिस्तौल बैक वक्त मेरी आंखों के सामने लहराए। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते चले गए। वो लोग मुझे एक लम्हे की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे। 2 आदमियों ने मेरे बाजू पीछे की तरफ मोड़े और तीसरे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मेरी दोनों कलाइयाँ मजबूती के साथ पहले से अपने पास मौजूद रस्सी के जरिए कसकर बांध दी। उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था और उनका चौथा साथी इस असना में मेरी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा रहा। सरून सिंह के पेट में मैंने इस कदर जोरदार लात मारी कि वो पेट पर हाथ रखे ज़मीन पर लेटा करा रहा था। बेबस होते ही उन्होंने मेरी तलाशी ली, पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ ही वो वैश्यों की तरह मुझ पर पल पड़े।
ان میں سے ایک نے جو کمانڈر معلوم ہوتا تھا میرے کمر میں زوردار لات رسید کر دی۔ میں اچانک حملے سے آگے کی سمت لڑکھڑایا تو سامنے کھڑے حملہ آوروں نے بھی اپنے کمانڈر کا عمل دہرایا اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش ہونے لگی۔ میں بے بسی سے زمین پر گرا انہیں دیکھتا رہا۔ جب مار مار کر وہ قریباً تھک گئے اور میرے بھی چہرے سے خون بہنے لگا تو ان میں سے ایک لمبے تڑنگے شخص نے میرے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ کر مجھے زمین سے اوپر اٹھایا اور دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس مجھے ہو گیا۔ میں گرفتار ہو چکا تھا اور سر شام ہی ایسے علاقے میں قابو آ گیا تھا جہاں سے کوئی چڑیا بھی پر مار کر باہر جانے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ میرے ذہن نے فوراً مستقبل کی منصوبہ بندی کی اور میں نے سرون سنگھ کو ان کے سامنے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ذلیل آدمی، تو نے صرف 5 کلو افیون کے لالچ میں پکڑایا ہے، لیکن تو بچ کر کہاں جائے گا؟ سیکورٹی کے آدمیوں نے پہلے تو اسے کوئی چال سمجھا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر لے آئے، لیکن ان میں سے ایک دو نے مشکوک نظروں سے سرون سنگھ کی طرف گھورا ضرور تھا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ایک جیپ اور مسلح فوجی بھی یہاں موجود تھے۔ گویا ان لوگوں نے میرے فرار کے تمام ممکنہ امکانات پر غور کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ میری آنکھوں پر انہوں نے سیاہ رنگ کی پٹی باندھ دی اور دونوں کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں، پھر مجھے قریباً گھسیٹتے اور گالیاں دیتے ہوئے جیپ تک لے آئے۔ کسی نے گالیاں دیتے ہوئے میری گردن پر اس زور کا مکہ مارا کہ میرا سر جیپ سے ٹکرایا اور سر کے کس ایسے حصے میں چوٹ لگی کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ صرف اتنا یاد رہا کہ میرے بے ہوش ہونے سے پہلے کسی نے زوردار تھپڑ بھی رسید کیے تھے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، لیکن جب انہیں حقیقت کا احساس ہو گیا تو انہوں نے مجھے جیپ میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔